हेलो एवरीवन, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट था वो, उसके बाद बंगाल पार्टीशन, उसके बाद किस तरीके से वो जो पार्टीशन था उसको ख़त्म किया गया, उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ या जो सूरत स्प्लिट हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट की, तो यहाँ पर हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर 1885 में कांग्रेस, आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो अगर फॉर्म होती है, फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 15 से 20 साल बाद ही फिर एक नया फेज़ इंडियन स्ट्रगल में शुरू होता है एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो रीज़न था एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके ग्रो करने का, तो उसमें जो सबसे पहला रीज़न आता है वो होता है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये हर किसी को पता चल गया था, स्पेशली 1857 रिवॉल्ट के बाद ही, कि जो ब्रिटिशर्स है वो किस तरीके से अपना जो उनका एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर है, किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडियंस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दूसरा चीज़ है वो आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने एक ऐसी उन्होंने इस तरीके से एजुकेट किया कुछ लोगों को या इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को कि हम लोग अपने पोटेंशियल पर रिलाई कर सके। बेसिकली उन्होंने लोगों को बताया कि हाँ, वी हैव द कैपेबिलिटी, कि हम लोग खुद के पोटेंशियल पर रिलाई कर सकते हैं, ना कि ब्रिटिशर्स पे। उसके बाद तीसरा था इसमें रीज़न, वो था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ग्रोथ ऑफ एजुकेशन जब हुआ तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई। पहला, जब लोग पढ़ लेते हैं तो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है जॉब या एम्प्लॉयमेंट की। तो जब यहाँ पर एजुकेशन का ग्रो हुआ तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ गया उस समय। दूसरा ये हुआ कि जब एजुकेशन ग्रो हुआ तो लोगों को चीज़ें समझ में आने लगी। ठीक है, कि क्या चल रहा है बाहर, कैसा चल रहा है बाहर की एक दुनिया कैसी है। जब इंसान अगर एजुकेटेड होता है तो ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती है लोगों को, फिर और ज़्यादा समझ में आने लगा जो ब्रिटिश का एक्चुअल नेचर है, वो सब चीज़ें। उसके बाद एक आता है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। जब हम लोग इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जापान का जो प्रोग्रेस हुआ स्पेशली 1868 के बाद, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। ये एक एक तरीके से जो पूरा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था, ये कहीं ना कहीं जापान के प्रोग्रेस के इर्द गिर्द घूमने लगा था। बेसिकली लोगों का ये कहना था कि जापान जैसा कंट्री वो अगर खुद के दम पर इतना ज़्यादा ग्रो कर सकता है तो फिर इंडिया क्यों नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट, रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। देखिए, एक ऐसा मिथ बन गया था कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो ज़्यादा सुपीरियर है, एक ऐसा मिथ बन गया था। ठीक है, और जो इंडियन कल्चर है वो सुपीरियर नहीं है, वो बल्कि एक तरीके से इंफीरियर है। तो कुछ बहुत जो इंटेलेक्चुअल्स थे हमारे देश, यहाँ इंडिया के, जैसे सबसे पहले अगर नाम ले तो ऑब्वियसली विवेकानंदा, या फिर उसके बाद जो बंकिम चंद्र चटर्जी हुए वो, या फिर दयानंद सरस्वती थे, ये इन लोगों ने एक ऐसा फिर माहौल क्रिएट किया जिसमें इन लोगों ने समझाया देश को कि ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है या जो वेस्टर्नाइजेशन है वो ज़्यादा सुपीरियर है और जो इंडियन कल्चर है वो इन्फीरियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट है दयानंद सरस्वती का, वो बस ध्यान रखना है अपने को। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस। मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फॉर इंडियंस जो स्टेटमेंट है ये किसका है। ठीक है, तो ये है दयानंद सरस्वती का, ये बस ध्यान रखना है। उसके बाद है डिससेटिस्फैक्शन विद मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स का अगर हम लोग देखें तो वो लोग लास्ट तक किस चीज़ पर भरोसा कर रहे थे, प्रेयर पे एंड पिटिशन पे। लेकिन हर किसी को ये पता लगने लगा था कि इनके प्रेयर से पिटिशन वाले जो मेथड है इनसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है कुछ भी।
तो इस तरीके से लोग डिससेटिस्फाई थे। ठीक है, तो ये सारे रीजंस अगर एग्जाम में, अगर जो लोग खासकर आंसर राइटिंग अगर करते हैं, तो अगर ऐसा आए कि क्या क्या रीजन थे एक्सट्रीमिस्ट के ग्रो करने के, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जब हम लोग इंडिया के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जो बंगाल पार्टीशन का था वो। ठीक है, तो जब हम लोग बंगाल पार्टीशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो एक बार ये मैप आप लोग देख लीजिए कि ये जो है हमारा, ये यहाँ पर बंगाल का पार्ट है। ठीक है, और ये बाउंड्री अगर जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो बाउंड्री है, ये इस तरीके से पार्टीशन किया गया था, जिसमें यहाँ पर ईस्ट बंगाल एंड असम है और ये बाकी वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है वो था। तो इसमें क्या किया गया कि वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एक तरफ हो गया, जिसका कैपिटल क्या था, जिसका कैपिटल था कलकत्ता। उसके बाद ईस्ट बंगाल एंड असम जो है वो दूसरी तरफ चला गया, जिसका कैपिटल क्या था, ढाका। उसके बाद इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखते हैं। जो ऑफिशियल रीजन दिया गया था पार्टीशन का कि हाँ क्यों हम लोग कर रहे हैं पार्टीशन, ऑब्वियसली अगर वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो रीजन देंगे ही। ठीक है, तो उन्होंने एक रीजन दिया था कि बंगाल के इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पार्टीशन कर रहे हैं। यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि उस समय बंगाल का जो पॉपुलेशन था वो ऑलमोस्ट 78 मिलियन था। ठीक है, 780 लैक्स। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इनका कहना था कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा इन्होंने रीजन दिया कि असम के डेवलपमेंट के लिए, अगर हम लोग यहाँ देखें तो एक तरीके से असम को भी अलग किया गया है। ठीक है, तो असम के डेवलपमेंट के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये दो ऑफिशियल रीजन दिए गए थे, लेकिन जो एक्चुअल रीजन था वो ये था कि कहीं ना कहीं बंगाल जो है वो पूरे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का एक एपिसेंटर बन गया था। ठीक है, जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी उसका एक एपिसेंटर बन गया था, क्या, बंगाल। इसलिए उसको अलग करना जरूरी था। ठीक है, इसलिए बंगाल को, बंगाल का जो पार्टीशन है वो करना जरूरी था। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेसिकली जब हम लोग को अगर डिवीजन की बात करें, ठीक है, तो डिवीजन किस किस तरीके से किया जा सकता है। ऑब्वियसली एक तो हम लोग रीजन को डिवाइड कर दें, ठीक है, या रिलीजन के बेसिस पे कर दें, या लैंग्वेज के बेसिस पे कर दें, जो लैंग्वेज वहां पर बोली जाती है। अगर हम लोग बंगाल पार्टीशन की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने एक झटके में ये तीनों अप्रोच लगा दिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कैसे कैसे रीजन, रिलीजन एंड लैंग्वेज का जो अप्रोच था वो एक बार में ब्रिटिशर्स ने कैसे अप्लाई कर दिया। तो देखिए, रीजन का तो समझ में आ गया कि एक बन गया ईस्ट बंगाल, एक बन गया वेस्ट बंगाल, मतलब आपने इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं रिलीजन की, तो यहां पर एक चीज हमारे लिए समझना जरूरी है कि जब यहां पर वेस्ट बंगाल है और इधर अगर एक ईस्ट बंगाल बन रहा है, तो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि ये हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, और जो ईस्ट बंगाल है इसमें मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो चली जाती है। तो एक तरीके से उनका जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की जो उनकी थ्योरी रही थी, वो एक बार फिर से यहाँ पर उन्होंने लगा दिया उस थ्योरी को। तो वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल बन गया, एक हिंदू मेजोरिटी, दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी। तीसरा लैंग्वेज के बेसिस पर कैसे करा, तो जब ये वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल जब बना, तो क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में ही जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे वो कम हो गए। यानी अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 70 मिलियन वहां पर सिर्फ बंगाली स्पीकिंग लोग थे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, और उसके अलावे ऑलमोस्ट 37 मिलियन कौन से लोग थे, वो थे हिंदी एंड उड़िया वाले। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर ऊपर बताया है कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ क्या क्या है, बिहार एंड उड़ीसा भी है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ही रहते बंगाली जो है वो माइनॉरिटी में चले गए, किस चीज को लेकर के, लैंग्वेज को भी लेकर के। ठीक है, तो किस तरीके से एक झटके में ये तीनों अप्रोच इन्होंने लगा लिया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था वो कब किया गया,
जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था वो किया गया जुलाई 1905 को कि हाँ अब फाइनली जो गवर्नमेंट है वो ये अनाउंस करती है कि बंगाल का पार्टीशन होगा। तो जब ये अनाउंसमेंट आता है तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो पूरे देश है उसमें एक हलचल सी मच जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि आईएनसी यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने 1905 में एक बनारस सेशन बुलाया था, बनारस सेशन, जहां पर गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्या थे, यहाँ के प्रेसिडेंट। तो 1905 वाले बनारस सेशन में जब ये बेसिकली उस समय ये पता चल गया था कि हाँ पार्टीशन होने वाला है, तो 1905 के आईएनसी के सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि अब बॉयकॉट मूवमेंट एंड जो स्वदेशी है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इनका ये कहना था कि अगर ब्रिटिशर्स ने ये जो पार्टीशन है उसको ख़त्म नहीं किया तो हम लोग बॉयकॉट मूवमेंट एंड स्वदेशी स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर 7 अगस्त 1905 को एक मीटिंग होती है, किसकी, आईएनसी की, कहाँ पर, कलकत्ता में, और उसी में बॉयकॉट रिजोल्यूशन एंड स्वदेशी को एडॉप्ट किया जाता है। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें समझिए, बॉयकॉट किस चीज़ का, जो फॉरेन गुड्स है या फॉरेन क्लॉथेज है उसका यूज़ क्या करना है, स्वदेशी को। इसको आप प्रेजेंट डे से भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जो चाइना का केस में चल रहा है यहाँ पे दोनों चीज़ें चल रही है साथ में, कि चाइना का बॉयकॉट और दूसरा साथ में आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो। तो जब आत्मनिर्भर मतलब बेसिकली हम लोग स्वदेशी की बात कर रहे हैं जो उस समय हुआ था। तो यहाँ पर बस हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट है क्या क्या, ये 7 अगस्त 1905 को जो मीटिंग हुई वो, और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया जाता है, जो पार्टीशन है वो कर दिया जाता है। ठीक है, जब पार्टीशन होता है फाइनली तो इसमें हर तरफ से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो देखी जाती हैं, जैसे लोग जो हैं वो वहाँ पे फास्ट रखते हैं, या फिर गंगा बाथ जो गंगा स्नान होता है वो किया जाता है। उसके बाद जो अमर सोनर बंगला जो सॉन्ग है वो गाया जाता है, या फिर एक यहाँ पे इवेंट बहुत फेमस हुआ था वो था राखी का। तो बेसिकली राखी जो था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए राखी का एक ये सब त्योहार जो है वो रखा गया था। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोगों ने देख लिया कैसे स्वदेशी एंड बॉयकॉट ये सब स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पर ना एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी आगे देखेंगे सूरत सेशन जो हुआ, किस तरीके से सूरत स्प्लिट हुआ। उसके पहले ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ना यहाँ पे 1906 का कलकत्ता सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल किस सेशन में बना था। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखना है कि 1906 के कलकत्ता सेशन में स्वराज को गोल इन लोगों ने माना था, किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है, अब हम लोग एक बार देखते हैं कि जो स्ट्रगल था वो कैसा कैसा था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा स्ट्रगल था, एक था बॉयकॉट का, उसके बाद फिर हमारा किस चीज़ का था, स्वदेशी का। उसके बाद इसमें ना बेसिकली गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल का जिक्र भी आता है कि लोगों को एक तरीके से यूनाइट करने का एक तरीका था, जिसपे बाद में थोड़ी सी बहस भी होती है। ठीक है, उसके बाद जो पब्लिक मीटिंग्स होते हैं वो किए जाते हैं, जो फॉरेन क्लॉथ है उनको जलाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। उस दौरान दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 15 अगस्त 1906 को। इसका जो मेन मकसद था वो था एजुकेशन थ्रू वर्नाकुलर मीडियम। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है जिसका हमेशा जिक्र होता है, खासकर अगर हम लोग एग्जाम में देखें ना, तो ये पूछा जाता है कि ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, ये जो बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला है कि टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को देनी थी इसलिए, दूसरा स्टूडेंट्स को जापान भेजना था, किस चीज़ के लिए, ताकि वो वहाँ से एडवांस लर्निंग कर सकें। तो ये यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना जापान भेजने वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बेसिकली किस इंस्टीट्यूट के थ्रू होना था, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। उसके बाद फाइनली क्या होता है, 1911 को पार्टीशन जो है वो इसको फाइनली ये कहते हैं कि हम इस पार्टीशन को अब ख़त्म करते हैं।
मीन्स एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या रीजन क्या दिया था। अगर इसको खत्म कर रहे हैं तो इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ रीजन दिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने रीजन दिया था टू कर्ब द रिवॉल्यूशनरी या टू कर्ब द मेनेस ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। मतलब एक तरीके से उनको कह सकते हैं कि डर हो गया था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ रही थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। तो ये यहाँ से बस जो स्टेटमेंट है ना, ये बस अपने को याद रखना है, कर्ब द मीनस ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, ठीक है। ये बेसिकली रीजन दिया गया था। ये एनलमेंट हुआ कब था, 1911 में। और यहाँ पर 1911 में और भी चीजें हुई थी, जैसे इसके बाद ना डिसाइड किया गया था कि अब जो कैपिटल है वो कहाँ शिफ्ट होगा, दिल्ली में। ये भी याद रखने वाली चीज है कि इसी समय ये डिसाइड हुआ कि कैपिटल कहाँ शिफ्ट होगा, दिल्ली में। इसी में ये डिसाइड हुआ कि बिहार एंड उड़ीसा जो है वो बंगाल से अलग होगा, ठीक है। बिहार और उड़ीसा दोनों को वहां से बंगाल से अलग करने का डिसीजन भी इसी समय लिया जाता है। उसके बाद असम को सेपरेट प्रोविंस बनाया जाएगा, वो भी इसी में लिया गया, ठीक है। तो 1911 की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। एक पहला एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, उसके बाद जो दूसरा हमारा है वो किस चीज का जो डिसीजन इनका था वो था शिफ्टिंग द कैपिटल टू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा था वो था असम को अलग करना, यानी असम को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद बिहार एंड उड़ीसा को क्या किया गया, बंगाल से बाहर कर दिया गया, या मतलब बेसिकली उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है जो अभी हम लोगों ने देखा वो था बंगाल पार्टीशन से रिलेटेड। अब इसके बाद है यहाँ पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सूरत स्प्लिट, ठीक है। तो अब बेसिकली इसकी शुरुआत 1905 से ही होती है। जो अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो बनारस सेशन हुआ था, इस समय बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट है वो चाहते थे कि या तो तिलक बने या कोई और मॉडरेट लीडर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, लेकिन ऐसा नहीं होता है और यहाँ पर गोखले जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है। तो 1905 में एक्सट्रीमिस्ट का कोई प्रेसिडेंट नहीं बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1906 में कलकत्ता सेशन होता है, ठीक है, जिसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो आईएनसी का गोल डिक्लेयर किया गया था। तो उस समय भी जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय या ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने आईएनसी के। तो उस समय भी नहीं उनको मौका दिया जाता है, ठीक है। तो 5 में भी नहीं बने, 1906 में भी ये नहीं बन पाए एक्सट्रीमिस्ट से कोई। अब आता है 1907। तो एक्चुअली क्या हुआ 1907 में कि ये लोग जो एक्सट्रीमिस्ट है वो चाहते थे कि सेशन हो नागपुर में, जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे सूरत में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये दोनों जगह पे ऐसा क्या है, तो यहाँ मैं इन शॉर्ट बता दूं कि सूरत में अगर ये होता तो तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन पाते, ठीक है। इसलिए क्योंकि सूरत जो था इनका तिलक का जो ये होम कह सकते हैं हम लोग, इनका जो घर था वो यहीं पे था, ठीक है। तो ऐसा था आईएनसी में कि जो वहाँ होस्टिंग स्टेट जो भी है वहाँ का कोई प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट है वो चाहते थे कि नागपुर में हो ये जो मीटिंग है ताकि तिलक बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी नहीं बनते हैं। और फाइनली सूरत में सेशन होता है जिसमें होता है सूरत स्प्लिट, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा रहा था इसलिए हुआ क्या सूरत स्प्लिट? तो ऐसा नहीं था। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, इवन जो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि शायद अकेला एक रीजन था इस सूरत स्प्लिट का, तो वो यही था कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो चाहते थे कि जो हमारा ये बॉयकॉट मूवमेंट है या जो स्वदेशी मूवमेंट है वो बंगाल से बाहर भी जाए। वो चाहते एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमारा जो बॉयकॉट जो हम लोग ये अडॉप्ट कर रहे हैं या जो स्वदेशी मूवमेंट जो हम लोग चला रहे हैं ये बंगाल से बाहर जाए, लेकिन मॉडरेट्स कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इसके ये जो पूरा पार्टीशन हो गया
उसके बाद भी कहीं ना कहीं मॉडरेट्स के मन में यही था, चिट्ठी भेजो, ठीक है, उनसे एक बार मतलब देखो अच्छे से बात करके। उनको ये उम्मीद थी कि हाँ कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है वो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो फाइनली सूरत स्प्लिट होता है। तो एग्जाम में जो चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं वो है कि सूरत स्प्लिट का रीज़न क्या था। तो रीज़न जो सूरत स्प्लिट का वो ये था, जो एक्सट्रीमिस्ट है वो क्या चाह रहे हैं कि मूवमेंट आउटसाइड द बंगाल जाए, बंगाल के बाहर जाए, लेकिन जो मॉडरेट्स हैं वो क्या चाह रहे हैं कि वो बाहर ना जाए। तो इसी चक्कर में हुआ सूरत स्प्लिट। तो ये सब चीज़ें हुई इसमें। उसके बाद फिर आता है हमारा गवर्नमेंट का रिप्रेशन। देखो कभी भी अगर हम लोग देखें ना तो हर मूवमेंट को दबाया गया है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दबाया गया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें ना तो यहाँ एक्चुअली मैं 3-4 एक्ट का बताऊंगा, जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स गवर्नमेंट ने उस समय लाए थे, जिसमें सबसे पहला था सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, ठीक है। उसके बाद जो इस समय एक दूसरा फिर एक्ट लाया गया वो था इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908। फिर उसके बाद एक तीसरा एक्ट लाया गया वो था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 करके। फिर उसके बाद एक और एक्ट लाया गया इंडियन प्रेस एक्ट। तो मतलब इतने सारे एक्ट बैक टू बैक आ रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली इन एक्ट्स का लाने का मकसद ही यही था कि ये जो मूवमेंट चल रहा है उसको किसी तरीके से दबाना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सट्रीमिस्ट का सिचुएशन हमेशा से एक ही था, यानी 1905-06 में जो इनकी एक तरीके से कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से ये फेमस थे, क्या लास्ट तक ये ऐसे ही फेमस रह गए? तो इसका आंसर है नो। तो फिर क्यों ये कमजोर पड़ गए? अगर लोग मतलब बहुत से इनके फॉलोअर्स हैं, लोग इनको चाहते हैं कि ये इस मूवमेंट को एक तरीके से लीड करें, फिर ये क्यों कमजोर पड़ गए? तो इसका 2-3 मैं रीज़न बताऊं कि जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हुए वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बिखरते चले गए। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जो तिलक थे, इतने इम्पोर्टेंट लीडर थे, उनको जेल जाना पड़ा, वो भी बर्मा में, ठीक है। उसके बाद जो लाजपत राय थे, उनको बेसिकली इंडिया से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद जो अरबिंदो घोष थे और जो बिपिन चंद्रपाल थे, ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स थी, ये कहीं ना कहीं उससे अब रिटायर हो चुके थे और इन्होंने रिजाइन दे दिया था एक्टिव पॉलिटिक्स से। और ये बहुत सारे ऐसे रीजंस थे। दूसरा एक चीज़ मैं ना यहाँ बहुत क्लियर कर दूँ कि कोई भी मूवमेंट हाई पिच पर बहुत समय तक नहीं रह सकता है। कोई भी मूवमेंट हाई पिच पर बहुत समय तक सस्टेन नहीं कर सकता है, वो फेल कर जाएगा एक समय आते आते, ठीक है। ये जो मैं अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, मैं इसको आगे बहुत सारे मूवमेंट में बताऊंगा कि जो मूवमेंट अचानक से हाई पिच पे गया है वो उसी तरीके से फिर उसका डाउनफॉल हुआ है, ठीक है। तो इसमें बस यही चीज़ें पढ़नी है और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।